आज जो हमारा मुख्य बिंदु है, जिसके ऊपर मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के जनता से, प्रदेश के कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों से कुछ कहना है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बड़े लंबे समय से हमारे बीच में चल रही थी। पत्रकार मित्रों, आप सभी लोगों को विदित है कि इस सरकार को बने हुए लगभग 3 वर्ष का समय जो है वो पूरा होने जा रहा है और अभी जानकारी मिली है आप सब लोगों के माध्यम से कि सरकार जो है वो 3 साल पूरे होने का जश्न बड़े जोर शोर से मनाने जा रही है। हैरानी इस बात की है, जश्न होता है, जश्न तब होता है जब कोई बच्चा गोल्ड मेडल लेके घर आता है, जश्न तब होता है जब कोई बच्चा टूर्नामेंट में जीत करके आता है, कोई अच्छा काम करके आता है, स्कूल में अच्छे नंबर लेकर के आता है। लेकिन इस सरकार का जो 3 वर्ष का ये कार्यकाल बीता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे लगभग 35 वर्ष संगठन का काम करते हुए हो गए और 2 दशक से ज्यादा मैं जिला कांगड़ा एनजीओ फेडरेशन का अध्यक्ष रहा। उसके बाद सक्रिय राजनीति में हूँ, 2 बार चेयरमैन भी रहा। और अगर हम बात करें तो स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को छोड़ करके जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, चाहे आदरणीय शांता कुमार जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, आदरणीय ठाकुर जयराम जी रहे और अब मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री सुप्पू जी, मुझे सभी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। लेकिन आज मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करना चाहता कि पूरे इस 35 वर्ष का जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि इतनी निकम्मी सरकार जिसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, कि मैंने अपने 35 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा नहीं देखा। जिस सरकार की ना तो कोई नीति है और ना ही इनकी नीयत साफ है। ये सरकार केवल और केवल एक मित्र मंडली की सरकार बनकर के रह गई। जब ये सरकार बनी तो एक नारा दिया गया कि व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आएगा। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन हुआ कि जिन लोगों ने 58 वर्ष तक, 60 वर्ष तक प्रदेश की सेवा की, विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने सेवा की, इस प्रदेश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी उम्र लगा दी। आज जब वो सेवानिवृत्ति के बाद जब उनको देखने की बारी आई तो प्रदेश सरकार उनको क्रश करने के ऊपर पूरी। ऐसी कौन सी परिस्थिति, ये मैं तो भी 35 साल की ही बात कर रहा हूं, मेरे साथ ब्रह्मानंद जी बैठे हैं, बलराम जी बैठे हैं, इन सबका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है। आज दिन तक करके इतिहास के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक, जिनको सरकार एक सर्टिफिकेट देती है वरिष्ठ नागरिकता का, सीनियर सिटीजन, और इनको हर जगह के ऊपर जो है वो उसकी आइडेंटिटी मिलती है, रेलवे में जहां भी जाए। लेकिन इस सरकार ने तो सारे पैरामीटर ही तोड़ दिए कि आज वो प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक, पूर्व कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार पूर्व कर्मचारियों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी। उस ज्वाइंट एक्शन कमेटी में लगभग 18 संगठनों ने अपनी सहमति जो है वो दर्ज की, जिसका मैं कन्वीनर भी हूं प्रदेश स्तर के ऊपर। मैंने ही उसको सबको ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया। और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हमारे सुरेश ठाकुर थे। हमने लगातार सरकार को मांग पत्र दिए, समय समय पर उनके साथ हमारे डेपुटेशन मिले। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की और उनकी सरकार की, जो मैंने शुरू में कहा कि ना तो नीति है ना नियत है, तो नियत में कहीं ना कहीं फूट नजर आता है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों, बुजुर्गों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और जब विधानसभा का सत्र खत्म होने को आता है तो अपनी तनख्वाहें और पेंशनें बढ़ाने के लिए बिल जो है वो लास्ट दिन पेश कर दिया जाता है। ऐसी क्या आफत आ गई प्रदेश के अंदर? वैसे ही लगातार 2 वर्षों से प्रदेश का जो हमारा हिमाचल का जो व्यक्ति है वो लगातार इस
त्रासदी की मार झेल रहा है और देश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है, उसके बावजूद भी सरकार अपने माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में कोई कसर नहीं रख रही है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी प्रदेश का वित्त का गणित अगर गड़बड़ा गया है तो आप श्वेत पत्र लेके आते, आप श्वेत पत्र जारी करते कि प्रदेश की सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भाषण में आते हैं, आप लोगों के माध्यम से पत्रकार वार्ता में आते हो तो कहते हैं जी पिछला। अरे भैया, पिछला तो तब था जब महीने भर की सरकार थी, अब तो 3 साल पूरे होने को हैं। सरकार ढलान के ऊपर है और ये निश्चित नहीं है कि पूरे 5 साल चल पाएगी, इन हालातों में नहीं चल पाएगी, ये भी निश्चित नहीं। उसके बावजूद आपने माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि आप प्रदेश की जनता के आईना है, जो आप दिखाएंगे वो प्रदेश की जनता और पूर्व कर्मचारी देखेंगे। मैं 2012 के अंदर जब चेयरमैन बना तो हमारी तनख्वाह कुल मात्र 10,000 रुपये, 10,000। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी से निवेदन किया कि 10,000 रुपये की तनख्वाह से काम नहीं चल सकता है, इसको डबल किया जाए। उन्होंने कहा डबल नहीं हो सकती है, उन्होंने 15 कर दी। उसके बाद जब मैं 2022 में दोबारा चेयरमैन बना तो 35,000 रुपये मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सरकार ने सारे जंप तोड़ करके, सारे पैरामीटर तोड़ दिए और वो 35,000 को उठा करके 1,35,000 मिले। 1,35,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। वो क्यों? क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मित्रों की सरकार बन के रहेगी। पहले तो सरकार के अंदर मित्र मंडली आई, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां 1 साल में देंगे। 1 साल में 1 लाख नौकरी तो देने की बात रही, जो संस्थान नौकरी का प्रबंध करते थे वो संस्थान बंद कर दिए। उनको कहा कि ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। भाई, भ्रष्टाचार के अड्डे थे तो आप इंक्वायरी कराते। संस्थान बंद करने से व्यवस्था नहीं बदली जाती है। 3 साल के अंदर इनका अपना आंकड़ा कहता है कि 45,000 नौकरियां, लेकिन वो भी फर्जी है। क्यों फर्जी है? पहले मित्र मंडली की सरकार बनी, फिर उसके बाद वन मित्र बनाने लग पड़े। कोई मित्र हर नौकरी के अंदर मित्र शब्द प्रयोग होने शुरू हो गया। भाई क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के युवा बेरोजगार बच्चों को और पूर्व कर्मचारी को बताना चाहता हूं कि ये जो मित्र शब्द लगा करके नौकरी देने का प्रयास किया जा रहा है, ये बच्चे 2 साल के बाद सड़कों पे होंगे। जैसे आज पूर्व कर्मचारी सड़कों पे हैं, वैसे ही 2 साल के बाद ये बच्चे भी सड़कों पर होंगे। इनको क्या सरकार दे रही है वो आपके समक्ष। लेकिन दुख इस बात का है, इस सरकार ने इससे भी आगे चल 2 कदम आगे चल करके बहुत बड़ा काम किया। जब इनकी सरकार सत्ता में आई, उस वक्त से लेकर के आज दिन तक जो पूर्व कर्मचारियों का वेतन आयोग का जो हमारा एरियर था, उसमें से 1 रुपए की अदायगी प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को नहीं की। ये कोरी घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री हैं। पिछले 3 साल से आए दिन कहीं ना कहीं से घोषणा कर देते हैं कि हम इतने से इतने आयु वर्ष के लोगों को दे रहे हैं। अरे भाई, तुमने प्रदेश के लोगों को तो बांट दिया, अब कर्मचारियों को और पूर्व कर्मचारियों को भी आपस में झगड़ा करवा के बांट रहे हैं। हम पिछली सरकार का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी ने जब एक मिशन को अडॉप्ट किया हिमाचल प्रदेश ने, तो हमारी 31 अगस्त 2022 को बहुत बड़ी जेसीसी हुई थी। उसके अंदर उन्होंने 50,000 रुपये की किस्त प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को एरियर की सबको एक समान दी थी, सभी को एक समान। उसमें कोई एज का पैरामीटर नहीं रखा था। लेकिन इस सरकार ने वहां भी एज का पैरामीटर लगा दिया। दी किसी को नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से, दिया किसी को कुछ नहीं है, पूरी बातें हैं। एरियर का हमारा हजारों करोड़ रुपए जो अब सरकार के पास बकाया है, उसको देने की कोई बातचीत सरकार नहीं करती है। मैं तो ये भी आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने 3 वर्ष के अंदर जो कर्जा लिया, 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। इतना भारी कर्जा लेकर के इस सरकार ने वो पैसा डाला कहाँ है?
ये प्रदेश की जनता को पूछने का और हमें भी पूछने का अधिकार है, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं कि इतने हजार करोड़ रुपए लेकर के वो कहाँ गया। डेवलपमेंट कहीं पे कोई नजर नहीं आती है, कर्मचारी सारे भूखे नंगे बैठे, उनको कुछ नहीं मिला, पेंशनरों को कुछ नहीं मिला, प्रदेश के बेरोजगारों को कुछ नहीं मिला। भाई वो पैसा गया तो गया कहाँ। मैं तो आपके माध्यम से ये भी बात करना चाहता हूँ कि ये जो कर्जा लिया और उस कर्जे का कहाँ पर उपयोग हुआ, इसकी जो है वो केंद्र सरकार सीबीआई से जांच करवाए। इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि ये जो कर्जा लिया गया वो गया कहाँ पे है। उसके बाद हट करके मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप और हम सब इसी प्रदेश के वासी हैं। अगर ये कर्जा बढ़ेगा तो आपके ऊपर भी अदायगी की मोहर लगेगी, कहीं ना कहीं से टैक्स लगेंगे, हमें भी लगेंगे, सबको लगेंगे। इसके बाद इस सरकार ने एक परिवार का मुखिया होता है जिसको परिवार की चिंता होती है और परिवार के दुख दर्द को समझ करके आगे चलता है। और प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो, अगर मैं सचमुच में कहूँ तो प्रदेश का मुखिया होता है, प्रदेश की जनता का वो गार्डियन है। उसका धर्म बनता है कि देखे, लेकिन उन्होंने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी। 3 वर्ष के अंदर, पूरे 3 वर्ष के अंदर प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को एक भी पैसा जो है वो चिकित्सा भत्ते के रूप में पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। और दुख इस बात का है कि हमारे सैकड़ों पूर्व कर्मचारी, सैकड़ों पूर्व, क्योंकि रिटायर बंदा आदमी जब होता है तो उसकी उम्र 58 साल या 60 साल होती है और इस एज फैक्टर के अंदर आदमी को बीमारियां घेरी हुई होती हैं। 50 के बाद कोई ना कोई बीमारी लगनी है, शुगर लग जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग बीमार हैं। लेकिन उनको जो इलाज उन्होंने जाकर के करवाया, हिमकेयर उन्होंने बंद कर दी, कोई पैसा उसमें नहीं दिया, उसमें से बाहर कर दिए। जो इलाज बाहर जाकर के करवाया उसके पैसों की अदायगी नहीं दी, पेंशन समय पे नहीं मिल रही है, डीए सरकार नहीं दे रही है, एरियर सरकार नहीं दे रही है। जब व्यक्ति के पास पैसे का अभाव हो जाता है तो उस व्यक्ति ने अपना इलाज भी करवाना जो है उसको मुश्किल हो गया। और सैकड़ों पूर्व कर्मचारी इस सरकार की कृपा से, इस सरकार के कुकृत्य से ईश्वर को प्यारे हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले। अभी एक और मुख्यमंत्री जी का और उनकी सरकार का बयान आया कि हम 5-5 साल का एरियर का पैरामीटर बना रहे हैं। जैसे हमारे 5-5 साल का, आज जो लोग सेवानिवृत्त है उनकी उम्र है 75 साल और पैरामीटर 5-5 साल में किस्तें देंगे 75, 15, 90, मतलब वो स्वर्ग में जाकर के मिलेगी। उसको लेने के लिए वो स्वर्ग से आएगा, ये सच्चाई है। वो स्वर्ग से आके पैसे लेगा या उसका पोतरा पैसे लेगा, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं। कुल मिलाकर के मेरे कहने का भाव यह है कि ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। धोखे से प्रदेश की जनता को और कर्मचारियों को बरगलाया कि भाई हम तुम्हें ओपीएस देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपने ओपीएस दी तो दी कहां है, कहां दी? मात्र कुछ लोगों को, और उसके भी रिजल्ट जो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें मिल गई है, उसके रिजल्ट भी उनको आने वाले समय में पता लगेंगे कि उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। हम भी पक्षधर थे कि पेंशन मिलनी चाहिए, उसका रूट भी हम बता रहे थे कि इस रूट से पेंशन मिलेगी तो बच्चों का और सारे लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं, चलो झूठ बोल करके आए, लोगों को गुमराह किया और आज हमारे जो बिजली बोर्ड के लोग हैं वो ओपीएस को रो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए हमारे जिला परिषद के लोग हैं वो ओपीएस को तरस रहे हैं। उसके बाद आप चलिए हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, इन्होंने देना तो दूर रहा। मैं इनकी सच्चाई आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेट सेक्टर से आज यहाँ कोई है नहीं, लेकिन टूरिज्म वाले भी कॉर्पोरेट सेक्टर इनको पता है। जब माननीय धूमल जी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तब कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को पेंशन दी गई और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी सत्ता में आए, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो कुल मिलाकर की स्थिति है कि इस सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब उसके बाद देखिए प्रदेश के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, ये पहली बार प्रदेश में ऐसा दर्जा प्राप्त हुआ, किसी को बड़े सौभाग्य की बात है, मिलना भी चाहिए। जब वो चुनावों में रैलियां करते थे, आप लोगों के पास क्लिपिंग होगी, आपने देखना, अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं तो
जब वो रैलियां करते थे और पत्रकार वार्ता करते थे, वो कहते थे एचआरटीसी को पेंशन पहली तारीख को पड़ेगी, पहली को पड़ेगी, हर जगह उन्होंने बोला। आज मैं बड़ी दुखी मन से ये कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी कि आज पेंशन जो है वो 20 तारीख तक, 21 तारीख तक और 19 तारीख तक प्रदेश के एचआरटीसी के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। पेंशन तो मैं आगे आ रहा हूँ, एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभी 3-4 दिन पहले मेरी डिबेट थी जी न्यूज़ के ऊपर, तो वहाँ उपाध्यक्ष जी है हमारे कांगड़ा से ही, वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी, उनके साथ संवाद हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम आप कैसे कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं कि ऑन और रिकॉर्ड अभी तक 3 बजे तक पैसे नहीं पड़े हैं किसी के खाते में, कहते 15 मिनट में संदेश चला जाएगा। मैं क्या डिबेट के बाद दे रहे हैं 19 तारीख को। हर व्यक्ति का, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, रोजी रोटी का साधन है, हर व्यक्ति के कोई ना कोई एक नियम होता है। किसी ने बैंक से लोन ले रखा है मकान बनाने के लिए, किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी ने बेटी की शादी के लिए रखा है कि भाई 10 तारीख तक पेंशन में वो जाएगा पैसा। जब मिलेगा ही 19 तारीख को, तो वहां तो चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ जाए। तो आज मैं उन उप मुख्यमंत्री महोदय जी से भी पूछना चाहता हूं कि वो जो पहली तारीख रोज तोते की तरह रखते थे, वो आज पहली तारीख कहाँ गई? नहीं हुआ। इसका मतलब सत्ता को हथियाने के लिए और कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को मूर्ख बना करके आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी साजिश इनके द्वारा रची गई। हमारा ये कहना है कि अभी मैं मूल सारांश के ऊपर आता हूं कि 28 तारीख को विधानसभा का घेराव हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक करने जा रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करता हूं, मैं 18 राज्यों में काम करता हूं लगातार। ये पहली बार पूरे भारतवर्ष के अंदर हो रहा है कि प्रदेश का वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग, जिसको हम बुजुर्ग कहते हैं, 75 और 80 साल के लोग, आप सब लोग देखेंगे कि जोरावर स्टेडियम के अंदर जो लोग घेराव करने के लिए अपना रोष दर्शाने के लिए आएंगे, उन लोगों की उम्र क्या है? क्या उन लोगों की उम्र इस काम के लिए है? इस उम्र में तो लोग आराम करते हैं। लेकिन 28 तारीख को जोरावर स्टेडियम में 10 बजे पूरे प्रदेश भर से हजारों पूर्व कर्मचारी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। क्योंकि हमने समय रहते, हमारा कोई दोष इसमें नहीं है, हमने समय रहते हिमाचल प्रदेश की सरकार को, माननीय प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय जी को, उनके द्वारा भी सरकार को अपना मांग पत्र जो है भेज दिया, और उसको भी गए जुम्मा 1 साल का समय ऊपर हो गया। उसके ऊपर कोई ना तो सरकार संवाद करना चाहती है, वार्ता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आज दिन तक आप लोग भी गवाह हैं इस बात के कि जब भी प्रदेश में कोई आपदा आती है तो प्रदेश का कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी सबसे पहले खड़ा हो जाता था और 1 दिन की या 1 महीने की अपनी तनख्वाह और पेंशन जो थे वो सरकार के राहत कोष में देते थे। ये पहली बार है, ये भी ऐतिहासिक घटना है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि अभी जो आफत 2025 में आई, प्रदेश के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी ने सरकार को ठेगा दिखा, एक नए पैसे का सहयोग योगदान जो हम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सरकार वो पैसे को कहाँ ले जाएगी, कोई गारंटी नहीं है, विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर। और हमारे पूर्व कर्मचारियों ने तो अपने माध्यम से जाकर के, स्पॉट पर जाकर के वहां पर लोगों को राहत प्रदान की, नगद पैसे भी दिया, राशन भी दिया, सब कुछ किया। कुल मिलाकर के जो हमने सरकार को मांग पत्र दिया है, उसमें जो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि 2016 से लेकर के जो 31 जनवरी 22 तक जो लोग हमारी सेवानिवृत्त हुए, उनको आज दिन तक अपना सरकार ने कुछ नहीं देना है। जो उनकी ग्रेजुटी, लीव एंड कैशमेंट और जो उनके ड्यूज होते हैं वो अभी तक उनको नहीं मिले। एक व्यक्ति ने 30-40 लाख रुपया सरकार से अभी तक लेना है। वो बंदे मर गए। वो मरे क्यों? इसकी कहानी है कि जब सेवानिवृत्त हुआ तो सेवानिवृत्ति से पहले तनख्वाह ज्यादा होती है, लोन की लिमिट ज्यादा बढ़ जाती थी। उन्होंने लोन ले लिए, घर बना लिया, बच्चे पढ़ा लिए, ब्याह करा दिए, वो करा दिया। जब सेवानिवृत्ति हुई तो वहां से पैसा एक का नहीं मिला और लोगों की कुर्कियां होने लगी और वो पैसा सरकार के पास पेंडिंग पड़ा है 35-40 लाख रुपया। जिस व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति के बाद नहीं मिला वो बंदा तो सुसाइड ही करेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता।
वो सबसे बड़ी मांग हमारी एक ही है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जो हमारा एरियर वेतन, क्योंकि अगला वेतन आयोग सरकार ने गठित कर दिया है, केंद्र सरकार ने नेक्स्ट जो हमारा पे कमीशन है उसकी रचना कर दी है, उसकी घोषणा हो गई है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं साथ में, कि हमने 2020 में ऑल इंडिया का अधिवेशन यूनिवर्सिटी पालमपुर के अंदर किया था 19 में। तो उसमें उस वक्त के जो हमारे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, वो भी आए थे, जयराम ठाकुर जी, पूरी प्रदेश की कैबिनेट आई थी। तो हमने एक प्रस्ताव रखा था कि जो टैक्स की कंजप्शन की जो रेशो है, रेंज है, उसको बढ़ाया जाए। और सरकार ने जो अभी जो हमारा बजट आया उसमें इसकी रेंज बढ़ा दी, हम उसके लिए धन्यवाद करना